संघर्ष को पहचान तभी मिलती है जब इसके साथ सफलता जुड़ जाती है। अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है पीएससी का, इसमें लगभग 1 लाख लोगों ने संघर्ष किया और उनमें से आंशिक रूप से पहचान महज 3900 लोगों को मिला है। देखिएगा कि संघर्ष निरंतर आपके लाइफ में चलता रहता है और इस संघर्ष को पहचान बनाने के लिए आपको सफलता मिलना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही अपने संघर्ष को पहचान में बदलने वाले पारस शर्मा सर हमारे बीच उपस्थित हैं। इन्होंने सीजीपीएससी 2024 में 5वां रैंक हासिल किया है और हमारे रिटर्न का ये टॉपर थे। मैं धर्मेंद्र कुमार कुर्रे घोटोल एकेडमी उनका स्वागत करता हूं। चलिए अभी 50 दिन बचे हैं। आपका ये जो लंबी संघर्ष की जो कहानी चल रही है वो ये 50 दिनों में डिसाइड हो जाएगा कि आप इस पे पहचान बनता है कि नहीं। तो उन 50 दिनों में आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि मेंस जो है 16 मई से आई थिंक 16 मई से शुरू होने वाला है। तो इन परिस्थितियों में हमारे जो टॉपर हैं वो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में आज हम लोग पारस शर्मा सर से चर्चा करेंगे। चलिए सर, वेलकम सर आपका। थैंक यू धर्मेंद्र सर। सर पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। हालांकि आप जो है परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी सर हमारे जो श्रोतागण हैं उनके लिए थोड़ा इंस्पिरेशन हो, इसलिए कुछ बताइए सर। मेरा नाम पारस शर्मा है। मैं जसपुर जिले के कुनकुरी शहर का निवासी हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा वहीं से हुई। कॉलेज मैंने भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से BE सिविल पे किया और इसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शंस कंपनी, कंसल्टेंसीज कंपनी और PWD में काम किया। और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे भी कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना चाहिए। तब मैंने 2019 में ये डिसाइड किया। 2019 नवंबर दिसंबर में मैं बिलासपुर आया तैयारी करने के लिए और 2020 मेरा अटेम्प्ट था पहला। 2020 में मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरा 74 रैंक आया और कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ जी। उसके बाद 2021 का फिर से प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ जी। 2022 में मैंने फिर क्लियर किया पेपर और उस वर्ष 40 रैंक आया और मैं नायब तहसीलदार का पद मुझे मिला और वर्तमान में मैं अभी नायब तहसीलदार के पद पर ही पदस्थ हूँ। और 2024 का जो पीएससी है उसमें रैंक 5 आया है मेरा जी। बहुत बहुत बधाई हो सर। देखिए अभी जिनका प्री नहीं निकला है वो सर एक एग्जाम्पल सेट किए हैं अपने लाइफ में। सर ने 19 का प्री दिया है सर आप पहले? हाँ, पहला 19 का वो क्लियर नहीं था सर। हाँ, वो क्लियर नहीं हुआ। 19 का क्लियर नहीं था, 20 में 74 रैंक, 21 में क्लियर नहीं हुआ, फिर 22 में 40 रैंक के साथ नायब तहसीलदार, 23 में 112 और 24 में आप जान रहे हो 5वां रैंक है। और आपको बता दूं कि 25वां में भी सर ने अटेम्प्ट दिया है, लेकिन ये प्री जो थोड़ा अनिश्चितताओं का गेम हो जाता है, ठीक है। इस कारण अब देखें तो सर का भी प्री यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए एक एग्जाम्पल है कि भाई आप कहीं 5वां रैंक लाते हैं, उसके बाद अगले साल इस अनिश्चितताओं के गेम में, इस सांप सीढ़ी के गेम में आप ऊपर से सीधा नीचे पहुंच जाते हैं। तो सर ने एग्जाम्पल ये सेट किया है कि आप हारो मत, निरंतर संघर्ष करते रहो। देखिए लगातार इनका रैंक जो है 74, 40, ठीक है, अभी 5वां। तो आप जो है मन को तोड़ना नहीं है, अपना मन को तोड़ना नहीं है, आपको निरंतर संघर्ष करते रहना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ज्यादा जो है पर्सनल डिटेल्स में घुसने के बजाय अभी जो हमारा 50 दिन का स्ट्रेटेजी होना क्या चाहिए, इसमें हम लोग बातें करते हैं। सर अभी 50 दिन बचा है तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि बच्चे जो है जिनका क्या है बहुत कम समय मिला है इस बार मेंस के लिए, तो रिटर्न प्रैक्टिस का एक रहता है कि माइंड में बना लेते कि हम रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या ना होगा, ठीक है। तो सर आप रिटर्न प्रैक्टिस के बारे में क्या सोच रखते हैं, बताइए। देखिए, क्योंकि मेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली राइटिंग ही है जी। हमको एक तो 7 पेपर होते हैं और बैक टू बैक एक दिन में 2 पेपर लिखने होते हैं जी सर। तो हमको वो जो हमारा जो एंड्योरेंस है, लिखने का जो स्किल है और वो एनर्जी लेवल है, वो हमको 4 दिन पूरे तक मेंटेन रखने होते हैं जी सर। तो पहला एक चैलेंज तो ये है। और फिर एकेडमिक्स चैलेंज है कि मेरे को वो कंटेंट भी क्वालिटी का रखना है जी। तो और तुरंत मोड स्विच करना है। एक ही पेपर में मेरे को बतौर स्टूडेंट हम सबको 3 बार अपना मोड चेंज करना पड़ता है। सर।
कि मैं अगर एक ही पेपर के 3 पार्ट होते हैं, मैं अभी हिस्ट्री लिख रहा हूँ तो फिर मेरे को तुरंत पॉलिटी करना पड़ता है, मेरे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोचना पड़ता है, फिर मेरे को इंडियन हिस्ट्री में आना पड़ता है, फिर सीजी हिस्ट्री में आना पड़ता है। तो ऐसा है कि हर पेपर में हमको 3-3 बार 4-4 बार अपने को स्विच करना है, अपना राइटिंग जो एबिलिटी है उसको मेंटेन रखते हुए, कंटेंट को क्वालिटी रखते हुए। तो वो जो प्रैक्टिस है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पढ़ना एक पार्ट ए है और उसका डिलीवरेंस, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, डिलीवरेंस पार्ट बी है और पार्ट ए पार्ट बी दोनों सिंक्रोनाइज होना चाहिए जी सर। अगर वो दोनों में थोड़ा सा भी अगर वो डिफरेंट है, अगर आप पढ़ बहुत अच्छा रहे पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपके पास डिलीवरेंस कैपेसिटी है पर आप पढ़ नहीं अच्छे से रहे, आपके पास वो कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं, तब भी आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों पार्ट बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज होना चाहिए जी। और उसमें क्योंकि मेंस में राइटिंग है तो बिल्कुल राइटिंग आपको अपने जितना भी आपके पास समय मिलता है उस प्रोपोर्शन में एडजस्ट करके, अब ये नहीं कह सकते कि दिन भर लिखते ही रहे क्योंकि तब आपके पास कंटेंट कैसे आएगा। तो जैसा आपको सही लग रहा है, जितने प्रोपोर्शन में आप शूट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं अपने साथ भी वर्किंग के साथ जब मैं ये तैयारी कर रहा था तो ये बहुत ऑब्वियस है कि वो समय नहीं मिलता था, तो 1-2 आंसर ही लिख करके अपने आप को एक सैंपल साइज के लिए कि हाँ अगर मैं इसको लिख रहा हूँ तो ये मान ले रहा हूँ कि ठीक है लिख लूंगा उस समय। तो ये भी स्ट्रेटजी कर सकते हैं अगर आपके पास समय, जैसे कि इस बार समय नहीं है। और एक बस जो मिसकंसेप्शन लोगों के साथ रहता है कि खूब लिख करके ही सोचते हैं कि मेंस का तैयारी हो गया, पर असल में सिर्फ लिखना ही मेंस का तैयारी नहीं है, उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है जी। और उस सर्कमस्टांसेस में जब हम एग्जाम लिखते होते हैं तो वो बिल्कुल अलग सा सर्कमस्टांसेस होता है। कई बार बहुत छोटा सा चीज भी हमको वहां पर याद नहीं आता है, अलग जोन में चले जाते हैं हम लोग। अभी आप टेस्ट में लिखते होंगे या आप अपने कमरे में अच्छे कंफर्ट जोन में लिखते होंगे तो एक अलग आंसर लिखाता है उस वक्त जी। और उस वक्त बिल्कुल अलग लिखाता है। तो इसलिए ज्यादा तो हमको अपने आप को जो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है, जो हमारा जो तैयारी हमारा कॉग्निटिव तैयारी है, उसको भी साथ साथ करना चाहिए। मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे तो उसका फॉर्मेटिंग सोच लो कि हाँ ये पॉइंट मेरे पास है, इसको ऐसे डाल सकता हूँ, या फिर आजकल टॉपर्स की कॉपी जो है उपलब्ध रहता है तो वो लोग कैसे डिलीवर करते हैं, ये सब अभी जो 50 दिन में ये स्ट्रेटेजी ज्यादा कारगर रहेगी सर। हाँ, देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी अगर किसी भी चीज पर, सिर्फ पढ़ाई नहीं, किसी भी चीज पर अगर कामयाब होना है तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब कोई एक रास्ता नहीं होता है। तो आप अपना खुद का भी रास्ता बना सकते हैं जी। बस ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं इस पर, तो हाँ मैं अगर गाइडेंस के लिए या बिल्कुल भी अनभिज्ञ हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे लिखते हैं, उस चीज के लिए आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये सजेशन होगा कि बहुत किसी को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका स्टाइल था, उसका वो याद करने का तरीका था, या उस पर वो कंफर्ट था। और फिर बहुत सारा और फैक्टर्स मेंस में होता है कि वो चेकर उसको किस परसेप्शन से देखा, उस वक्त उससे पहले वो कितने कॉपी जांच करके वहां पहुंचा है, ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए एक कोई ऐसा यूनिफॉर्म तरीका नहीं है कि ऐसा करने पर कोई इसका थंब रूल नहीं है। थंब रूल अगर बस इतना है कि उस क्वेश्चन को आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर से जी। और उससे रिलेटेड जितने भी उस समय रिलेवेंट कंटेंट है उस वक्त मेरे को उसको उस आंसर में रख देना है। यही, इस बात को करने के लिए आपको चाहे जितना प्रैक्टिस लग रहा हो, या आप मन में भी तैयारी कर सकते हैं, लिख कर तैयारी कर सकते हैं, अपने आप को सीधा उस दिन भी कर सकते हैं कि हाँ अगर आप अपने आप से 2 मिनट भी तैयारी कर ले बात करके कि हाँ मेरे को ऐसा डिलीवर करना है, या 5 मिनट का एक स्ट्रेटजी बना ले, तब भी काम आ सकता है जी। क्या है, मेंस में लगातार आप 4 दिनों तक जब लिखते हैं तो आपके पास लगभग मोक्ष प्राप्ति के बहुत करीब रहते हैं, क्योंकि बाकी सब चीजें आपको याद नहीं आती कि आपने कितना रटा है, कुछ भी किया है। तो सर बताना चाहते हैं कि आप अपने आप से, और नहीं तो हर दिन थोड़ा थोड़ा बात कीजिए कि आप करना क्या चाहते हो वहां, या फिर क्या कर सकते हो। जी सर, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब एग्जाम हम लिखते हैं तो हम ही वहां मौजूद होते हैं जी। मेरा ही दिमाग, मेरा ही जो रिकॉल पावर है, मेमोरी है, नॉलेज है, हाथ है, मेरा ही जब वहां उपस्थित होता है और कोई होता नहीं उस वक्त। तो जब तक मैं अपने आप को ही तैयार नहीं करूंगा, अपने भीतर से बात करके, मैं अपने आप का ही कैलिबर नहीं जानते रहूंगा, मेरे में क्या कमी है ये नहीं जानते रहूंगा, या फिर मेरे स्ट्रेंथ क्या है ये नहीं जानते रहूंगा, तो वहां पर और कोई साथ देने वाला है नहीं वो तो इसलिए अपने आप को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी जो टाइम है इस वक्त अपने उस कमी को पर काम करने का समय है। आखिरी हफ्ते में तो हम जैसे भी पहुंचे हों आखिरी हफ्ते तक, वहां से फिर हमको कॉन्फिडेंट रखना ही होता है अपने आप में कि अब जो हो गया हो गया,
पर अभी हम काम कर सकते हैं, अभी हम अपने वीकनेस पर फोकस कर सकते हैं। जी आखिरी के 3-4-5 दिन आप फिर सबको साइडलाइन करके सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर काम करिए, और अभी है 30 दिन 1 महीना आप अपने वीकनेस पर काम करिए ज्यादातर। सर जो है सबसे पहले तो मैं पेपर 6 की बात करूंगा, क्योंकि सर जो है 122 मार्क्स लाए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सर से मैं चर्चा कर रहा था, तो सर बताए कि वो दर्शन जो है, दर्शन में वो पर्टिकुलर जो थिंकर हैं उनके लिए भी जो बुक्स आती हैं उनसे डीप में जाके आखिर समझने की कोशिश किए, और वहां से चुन के, जैसे जो हंस होता है वो मोतिया चुनते हैं, वैसे ही टॉपर्स भी वहां से अपना कंटेंट चुन लेते हैं। ठीक है, तो सर पेपर 6 में दर्शन का जो पोर्शन है उसकी क्या भूमिका है और उसको कैसे तैयार करना चाहिए? देखिए, जो फिलोसॉफी का पार्ट है, दर्शन है, सोशियोलॉजी है, वो दरअसल बहुत ही डेप्थ का सब्जेक्ट है, क्योंकि अब उसमें हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि कोई दार्शनिक अपना काफी समय, जीवन का समय दे करके एक दर्शन को देता है। जी सर, पूरा समाजशास्त्री भी बहुत रिसर्च होता है, कई साल लग जाते हैं उनको एक अपना एक थ्योरी को देने के लिए। तो इसीलिए हम उसको उथले तौर पर अगर हम ऊपर ऊपर ऐसा पढ़ते हैं तो हम शायद उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, सिर्फ रटने से वो समझ में नहीं आता है उसका कंटेंट। तो जब तक वो ऊपर ऊपर सवाल पूछता है तब तक तो हम उसको निभा जाते हैं, लेकिन जब वो उसके गहराई पे जाता है, तो क्योंकि हम भी नहीं गए थे पढ़ते वक्त उसके गहराई पे, तो उसका मर्म निकाल करके नहीं ला पाते हैं। क्योंकि वो दर्शन है, वो समाज शास्त्र है, उन लोगों ने बहुत समय दे करके उस वहां तक वो पहुंचे। एक डेफिनेशन, अगर वो 2 लाइन का एक डेफिनेशन भी दिए हैं तब भी शायद उनको 5 साल लगा होगा उसको जनरलाइज डेफिनेशन बनाने में। तो इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो हमको भी उसको उतना ही गंभीरता से पढ़ना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि उस दार्शनिक का जो दर्शन है, वो जब मैं उत्तर लिख रहा हूं तो उसका जो नेटिव थ्योरी है वो ज्यादा ना बिगड़े। मतलब मैं उसके बिहाफ में उत्तर नहीं लिख सकता, मैं उनको ही कोट करके उनके दर्शन को ही बस प्रेजेंट कर सकता हूं। पर अक्सर कई लोगों का जब मैं कॉपी देखा या जो टेस्ट सीरीज होते हैं उनके कॉपी देखा, तो पढ़ करके समझ तो लगभग सब जाते हैं जी, और जब उसको आंसर लिखना होता है तो बहुत सारे अपने शब्दों में लिख जाते हैं। तो तब वो दर्शन का जो एक्चुअल जो एसेंस है वो थोड़ा सा फीका हो जाता है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप दर्शन को जब पढ़ें, समाजशास्त्र को जब पढ़ें, तो उसको उनके नजरिए से पहले पढ़ें, समझें, और बहुत मिनिमम अपने उसके साथ आप उसको पेश करें। मतलब उसका जो मेन कीवर्ड्स है उसको एसेंस को रखते, उसके स्पिरिट को रखते हुए उसको निभाएंगे तो शायद बेहतर होगा। जी सर। सर जैसे आपने दर्शन में बहुत अच्छा मेहनत किया है, जब जैसे मैं पढ़ता हूँ दर्शन, तो जब गीता पढ़ता हूँ तो लगता है छोड़ दूं सभी, ठीक है, फिर शंकराचार्य पढ़ता हूँ तो लगता है अहम ब्रह्मस्मि, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। तो सर क्या आपको ऐसा कभी लगा कि जब, क्योंकि दर्शन को डीप में पढ़ने से डर भी लगता है कि मैं मोह माया छोड़ न दूं? नहीं, सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जब मैं दर्शन पढ़ रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि इसमें 50-60 नंबर लाना है बस इतना ही ऑब्जेक्टिव रहता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है। तो हाँ, बस ये है कि उस पर उन सारे दर्शनों में इतनी शक्ति जरूर है कि हमको जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल एक अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं, क्योंकि नहीं पढ़े हैं तो उसको जानते नहीं है। पढ़ने के बाद बहुत है कि हाँ, उसको समझने लग जाते हैं, बहुत सारा चीज समझ में आने लगता है। लेकिन ये उसका हमारे लिए एक बोनस है जो हमारे व्यक्तित्व पर बदलाव ला रहा है, हमारे विचार पर बदलाव ला रहा है। पर हमारा उद्देश्य तो उस पेपर में अच्छा स्कोर करना है। तो जब भी हम पढ़े तो याद रखिएगा कि बस हमारा भी एज ए स्टूडेंट उस पर अच्छा स्कोर ही लाना है। जी, क्या है, पीएससी का जो सिलेबस डिजाइन होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारना होता है। अगर उनको नॉलेज कहीं लेना रहता तो जैसे स्कूलों में होता है 2-2 दिन गैप लेकर जो एग्जाम लिखते हैं आप, अगर आपको नॉलेज का ही टेस्ट लेना रहता तो वो करते, लेकिन आपको वो 4 दिनों में ऐसे फंसाया जाता है कि आप बाकी सब चीज, मतलब बनावटी नहीं हो सकते आप, आपके अंदर से बनावटी चीजों को निकालना है। आप प्योर जो है, आपका जो व्यक्तित्व कैसे है वो वहां पास प्रेजेंट होगा, और जो पहली बार अभी देंगे वो ये महसूस कर लेंगे, और जो एक्सपीरियंस्ड है ये लोग तो सभी जानते ही हैं। सर जैसे कोई पेपर होते हैं, जैसे पेपर 7 हो या पेपर 3 में लोगों का कहना है कि नंबर नहीं आते, तो क्या इसमें हमको एफर्ट डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो है कि आपको 7 पेपर को एफर्ट डालना है जी, और बस ये है कि किसी का कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं, और कोई किसी का वीक होता है। पर दरअसल हमको इस पर अगर हमको अच्छे नंबर लाने हैं तो पार स्कोर को तो पार करना ही है जी, और एक अच्छा जो नंबर अगर गेन करना है, तो जो एक एवरेज स्कोर उस साल उस पेपर को चल रहा है
उस तक तो कम से कम 2-3 पेपर में पहुंचना है, और 2-3 पेपर ऐसे होने चाहिए जहां पर आप उसके सबसे टॉप स्कोरर हो, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे जी सर। और या फिर अच्छे रैंक आने के चांसेस हैं। तो ऐसा हम किसी को भी ढील नहीं दे सकते, पर क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट के साथ उतना शायद कंफर्ट नहीं हो रहा होगा, या फिर आप उतना नहीं बेहतर उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इसलिए बाकी किसी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा आपका कमजोर जरूर हो सकता है, लेकिन आप नेग्लेक्ट किसी को नहीं कर सकते। जी सर। और जैसे कि पेपर 3 और पेपर 7 की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसमें नंबर कम जरूर आता है, लेकिन आप ये भी देखिए कि आप अपना 100% दे रहे हैं और उसके बाद आप उसमें सिर्फ 40% नंबर ला पा रहे हैं। जी 30%, 50% नंबर ला रहे हैं। 50% तो 7 पेपर में खैर बहुत है, 40% नंबर आता है, 35% नंबर आ रहा है। तो अगर मेरे 100% एफर्ट के बाद में इतना नंबर ला रहा हूं, तो अगर मैं गलती से उस पर थोड़ा सा कम एफर्ट किया, तो फिर तो उसमें मेरे फेल होने के भी चांसेस हैं। तो ऐसे पेपर को भी आप उसमें आपको एफर्ट पर आप कम नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एफर्ट के मुताबिक शायद उसको उतना आउटपुट नहीं मिल रहा हो, फिर भी आपको उसको छोड़ना तो है नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा कि बहुत अच्छा स्कोर में फिनिश किए हैं, पर एक पेपर में फेल होने की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर उससे में पास हो जाते तो शायद उनको टॉप 100 में रैंक लग जाता। तो इसलिए वो भी हमको ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल देखने को मिला है, हमको लगता है कि किसी पेपर में नंबर नहीं मिल रहा है और हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें एक कोई है प्रत्यार्थी जिनका 666 नंबर है, वो पेपर 7 में मात्र 0.5 से रह गए। तो ऐसा किसी को एफर्टलेस छोड़ना मतलब उचित नहीं है, ऐसा कहना है सर का। सर निबंध में आपका काफी अच्छा नंबर रहा, 131, बहुत शानदार नंबर रहा। और इसके बाद हम लोग सर से जो उनका जो मैजिक है एक ठो, फिर वो भी जानेंगे। तो सर निबंध में क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहती थी? निबंध में मेरा स्ट्रेटेजी यही है कि सबसे पहले तो जो उस 1 साल या 1.5 साल या 2 साल में देश विदेश में या हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, उसको जब हम मेंस के टाइम आते हैं तो पहले तो उसको हम ट्रेस कर लें कि किन किन चीजों पर निबंध पूछा जा सकता है जी। तो उससे आप एक शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं 8-10 निबंधों को जी। तो एक वो जो जिस पर मेरे को प्राइम फोकस करना है, फिर देखना तो बहुत सारे निबंध पढ़ना है, पर मैं 8-10 ऐसा निबंध रख लूं जिस पर मैं अपना बहुत ज्यादा एनर्जी दूं, उसको समझ लूं, उसको शायद लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लूं, तो उसके कंटेंट को बार बार अपडेट कर करके रख लूं। ये मान के चलूं कि शायद इस 8-10 में से ही वो 4 निबंध जो मुझे लिखना हो, फिर देखना तो शायद बहुत सारा निबंध पड़ता है। तो पहला काम तो यही करें कि 1.5-2 सालों के बीच में या पिछले मेंस से लेकर के इस मेंस के बीच में क्या ऐसा चीज हो रहा है या हुआ है जो बहुत ऐसा अलार्मिंग हो, प्रोमिनेंट चीज हो इंटरनेशनल में, इंडिया में, छत्तीसगढ़ में, तो वो पहले तो शॉर्टलिस्ट कर लें जी सर। और उसके बाद उस पर तुरंत निबंध ना लिखे, उस पर कंटेंट तैयार करें, पहले उसका कंटेंट अरेंज करें, चाहे वो इंटरनेट से हो, किसी बुक से हो, किसी आर्टिकल से हो। और इसलिए जब एक लॉन्ग टर्म तैयारी करते रहते हैं ना, तो हमको बहुत सारा कंटेंट रखे रहना पड़ता है। अभी नहीं मालूम कि वो किस पर काम आएगा, पर शायद आर्टिकल पढ़ रहा हूँ किसी पेपर में तो उसका कटिंग को रख लिया, कहीं पर किसी बुक से ही मिल गया तो उसको या तो उस पन्ने को रख लिया या उसका फोटो करके रख लिया, कुछ भी करके रख लिया, क्योंकि कहीं पर काम आ सकता है, अभी नहीं मालूम कहाँ काम आएगा। तो ऐसा करके हम बहुत सारी चीज को कलेक्ट भी करते रहना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म तैयारी करते हैं तो फिर उस पर कंटेंट ही अरेंज करते रहे। अभी जैसे मेंस दे रहे हैं तो अभी से भी कर सकते हैं कि हाँ जो है लिखते जाएं, पहले उस पर 10 निबंध अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 10-15, तो सारे के कंटेंट लिखते जाएं। अभी निबंध फाइनल नहीं करें। जब आप लास्ट टाइम पहुंचते रहेंगे, जैसे लास्ट सेकंड हाफ ऑफ अप्रैल हो या मई के शुरुआती वीक हो, उस टाइम थोड़ा सा बैठ के उसको अरेंज करें। ऐसा मान के चलें कि अगर मैं इस निबंध को लिखूंगा तो इन मेरे कंटेंट से मैं उसको कैसे प्रॉपरली अरेंज कर रहा हूँ। और फिर वही बात है कि मैं लिखना मुझे है, तो मैं अपने कैलिबर से बाहर, क्योंकि इंटरनेट तो बहुत सारा चीज हमको प्रोवाइड कर देगा और बुक्स भी बहुत प्रोवाइड कर देगा, पर अल्टीमेटली लिखना तो मुझे है। तो वो शब्दावली, वो कंटेंट, उस पार्ट को मैं सेलेक्ट कर करके अरेंज करके रखूं जो मैं इजिली याद भी कर लूं, रिकॉल भी कर लूं उस वक्त, और वो निबंध अच्छा भी बन जाए। तो फिर वो सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब आप कलेक्ट करेंगे तो बहुत सारा चीज हो सकता है, पर क्योंकि फिर लिखना मुझे, रिकॉल मुझे करना है, तो मैं बहुत एडवांस ना हो कि मैं उसको वहां पर फिर निभा ही ना पाऊं। तो फिर एक अपने ही स्तर पर उसको ले करके एक प्रॉपरली अरेंज करके, ऐसा 10-12 जितना भी आपके पास समय है या जितना आपको लग रहा है, फिर आप जितना शॉर्टलिस्ट कर पाए वैसा अगर कर लें तो वो बेहतर होता है जी। सर जैसे अभी समय बहुत कम बचा है, तो क्या अभी निबंध का रिटर्न प्रैक्टिस करना चाहिए? हाँ,
निबंध आपको देखिए, ये जो पूरा टाइम मैनेजमेंट है, जी आपका पढ़ाई है, आपको पूरे टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आपको उसको कन्फ्रंट करना चाहिए लिख करके, या आपको देखना चाहिए कि मेरा क्या स्टेटस है, मैं पिछले हफ्ते कैसा था, इस हफ्ते कैसा था। लेकिन अगर आपको राइटिंग में कंफर्ट है, आप एक दो बार पहले अपने आप को आजमा चुके हैं, आप मेंस दे चुके हैं, आपको ये लग रहा है कि हाँ, तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, पर जरूर देना चाहिए। तो आप कम समय दीजिए उस पर और आगे बढ़िए, पढ़िए। पर अगर आप उस पर थोड़ा लगता है कि मुझे कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अपने कॉन्फिडेंस पाने के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा। जी जिस भी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आए, जी वो आपको करना चाहिए अभी। जी और अगर राइटिंग प्रैक्टिस है, तो राइटिंग प्रैक्टिस करके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तभी मुझे याद हो रहा है, फिर अब मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं इसको लिख लूंगा, तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल क्रक्स ये है कि आप प्रॉपरली मैनेज करके चलें, बहुत किसी एक ही सेक्शन को बहुत टाइम ना दे दें। जी। मतलब हमारे पास 7 पेपर हैं, 7 या 21, और एक आध सब्जेक्ट और बीच बीच में घुसा जाता है, तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो फिर उसमें 24-25 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो कोई एक को ही ज्यादा नहीं देना है समय अपने को, सबको कम नहीं, से कम। सब्जेक्ट में भी एक सेक्शन, और अपने तैयारी के दौरान भी, जी, कि जैसे बहुत लोग सिर्फ पढ़ाई किए जा रहे हैं, पढ़ाई किए जा रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं शायद, लिख नहीं रहा है। जी, या सोच भी नहीं रहे लिखने का कि मैं ऐसा लिखूंगा, ऐसा करूंगा। जो हम एक एंटी वो करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं जी, कि शायद ऐसा हो, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। और या फिर कोई लोग सिर्फ लिखते जा रहे हैं पर पढ़ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहा। टेस्टी सीरीज दी जा रहे हैं सुबह से शाम तक। जी, तो ऐसा एक ही पक्ष का काम नहीं करना है, आपको बैलेंस बना के चलना है। आपको मध्यम मार्ग में चलना है। गौतम बुद्ध जी जो दिए हैं मध्यम मार्ग, उसमें सर हम लोग चाहे कितना भी अभी पैटर्न देखें और कितना भी तैयारी कर ले रहे हैं, लेकिन हमको 2 ही निबंध जो ऐसा रहता है जो हमारा पढ़ा हुआ आ रहा है। बाकी हमको 2 निबंध ऐसे सेलेक्ट करने पड़ते हैं जिसको हम लोग जो है हमारे नॉलेज में रहता है, लेकिन हम उसको पढ़े नहीं रहते। तो उन 2 निबंध को काउंटर करने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाए थे? देखिए, निबंध जो है, मैं जैसे मैंने बताया कि निबंध अगर आप थोड़ा सा पहले से जब तैयारी के दौर पर देखेंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कुछ कुछ एक जॉनर होता है कि हाँ, इन सेक्शन से निबंध आने के चांसेस हैं। जैसे पर्यावरण से कुछ निबंध आ सकता है, कुछ निबंध साइबर से आएगा, सोशल मीडिया से आएगा, आईटी सेक्शन से कुछ आते हैं। कुछ अगर ऐसा है कि करंट चीजें हो रही हैं, तो उसके पास्ट से आता है, हो करंट में रहा है पर उसके पास्ट, जैसे कई बार कोरियन वॉर पूछ दिया है, या अमेरिकन कुछ वॉर पूछ सकता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर पूछ सकता है, तो अभी हो रहा है पर उसके पीछे वो जा सकता है, तो एक वो निबंध हो गए। तो कुछ कुछ वैसा है कि आपको उसके जॉनर को पकड़ना होगा कि हाँ, क्लाइमेट चेंज पर अभी इतना चलता रहता है, तो क्लाइमेट चेंज हमेशा रेडी हो। छत्तीसगढ़ में हमेशा नक्सलिज्म है, तो हमारा नक्सलिज्म हमेशा रेडी हो। उसका मोड हर साल चेंज हो सकता है, जैसे कि अब शायद जैसे नक्सलिज्म खात्मे की ओर है, तो पहले नक्सलवाद की समस्या पर हम निबंध तैयार करते थे। अब हो सकता है कि अब क्या स्टेटस है पर निबंध है, ये अभी छत्तीसगढ़ क्या है, या इसके बाद खत्म करने के बाद हम कैसे अब छत्तीसगढ़ मुख्य धारा पे उनको लाने के बाद का क्या होगा उनका। तो ऐसा अब उसका मोड जरूर चेंज हो सकता है। तो नक्सलिज्म पर है, और यहाँ पर अलग अलग योजनाएं, जैसे हमारा एक ट्रेंड रहा है कि कुछ बहुत प्रोमिनेंट और फ्लैगशिप योजना रहते हैं गवर्नमेंट के, तो वो उसको किसी तरीके से वो पूछता आया है। तो बहुत उसको हम अगर अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, तो उस कैटेगरी का एक फॉर्मेट आपके पास कम से कम बना हो, फिर उस पर अगर वो ABCD कुछ भी आ रहा हो, तो कम से कम एक आपके पास एक स्ट्रक्चर, उसका खाका तैयार है कि ऐसे इस कैटेगरी का अगर निबंध आता है तो मैं इसको इस तरीके से निभाऊंगा। जी सर जो है सर से जब मैं चर्चा कर रहा था, तो सर जो है एक अपना अलग से 2-4 निबंध सेलेक्ट कर लेते थे, और सर जो है उसमें मतलब देखते थे तो पेपर में लगभग वैसे ही निबंध आए रहते थे। तो सर से हम लोग ये जान लेते हैं कि सर इस बार आपको क्या लगता है, कौन कौन से निबंध तैयार करने चाहिए बच्चों को? ये निबंध को देखेंगे अगर इस बार का, तो अभी तक मैं बहुत इस पर नहीं सोच पाया हूँ, लेकिन फिर भी जैसे मैं अभी बताया कि छत्तीसगढ़ के पार्ट में बिल्कुल नक्सलिज्म, पर उसका थोड़ा शायद दूसरे तरीके से इस बार आए, पर हाँ नक्सलिज्म आएगा, और उसका अभी का स्टेटस या उसके आगे को लेकर के जो क्या उसका स्कोप क्या है छत्तीसगढ़ में, जो सरेंडर नक्सलाइट्स हैं उनको हम लोग कैसा रिहैब करा रहे हैं, उनको क्या जो मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, तो एक उस वाले एंगल से नक्सलिज्म थोड़ा सा बदला हुआ स्वरूप में। और अब देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज और जो एनवायरनमेंट को लेकर के कंसर्न है, वो हमेशा ही हो रहा है, तो एक वो वाला एक उस जॉनर का एक ऐसे तैयार रहना चाहिए हमेशा क्लाइमेट चेंज को लेकर के। एक अभी क्योंकि अब अगर इंटरनेशनली देखें तो अभी जो
गल्फ वॉर चल रहा है, ईरान और जी इजराइल अमेरिका, उससे रिलेटेड हम देख रहे हैं कि कितना पेट्रोलियम और एनर्जी को लेकर के जो क्राइसिस चल रहे हैं, तो अभी उस परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि शायद पेट्रोलियम डिप्लोमेसी को लेकर के या एनर्जी क्राइसिस को लेकर के या ऑयल रिजर्व्स को लेकर के, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को लेकर के इंडिया का क्या डिप्लोमेसी है, इसको लेकर के क्या टेक है, तो एक ये वाला एक सेक्शन अभी दिख रहा है कि इस पर हमको तैयार रहना चाहिए। और एक और अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो अभी ऐसा फ्लैगशिप अगर कोई योजना आया हो तो जो छूट गया हो, पहले भी आया हो पर हमको लगता है कि ऐसा पूछना चाहिए था पर उस वक्त पूछ नहीं पाया था, जैसे बस्तर पंडू मुझे लगा था पिछले साल की ये डेफिनेटली आने वाला है, पर पिछले साल नहीं आया, फिर भी इस साल शायद आ सकता है। बस्तर पंडू में एक अच्छा है, फिर से एक ओलंपिक्स जो हमारा सरगुजा और बस्तर में ओलंपिक्स हुआ उसके स्वरूप में, तो एक वो वाला सेक्शन है। छत्तीसगढ़ को देखें तो महिलाओं को लेकर के हमेशा रहा है, तो उससे किसी अलग स्वरूप में, चाहे वो इंडिया में हो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, तो छत्तीसगढ़ में हो, उनका पॉलिटिकली भी देखेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ बहुत सारे राज्यों से बहुत ज्यादा उनका परसेंटेज है विधानसभा में, तो वो भी पॉलिटिकली हम कितना है उस पर, तो एक वो वाला एंगल से भी हमको तैयार रहना चाहिए, कभी भी आ सकता है वुमेन एम्पावरमेंट इन छत्तीसगढ़। तो ऐसा कुछ कुछ है जो इस बार मुझे लग रहा है। तो बेसिकली देखिए तो आपका नक्सलवाद हो गया, एक क्लाइमेट चेंज है और एक गल्फ वॉर वगैरह चल रहा है, ठीक है, और विमेंस के लिए जो योजनाएं हैं और उनका एम्पावरमेंट। सर सब बोलते हैं कि पेपर 4 में स्कोर करना चाहिए, लेकिन हम लोग जब पेपर 4 में स्कोर करना मतलब करने के लिए जाते हैं और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग पेपर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको जेईई या नीट की तैयारी करना था, वो ज्यादा बेहतर होता। तो आप जो है इसमें अच्छा स्कोर के लिए क्या स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे? पेपर 4 में तो देखिए सबसे जो उसमें स्कोरिंग पार्ट है वो तो मैथ्स रीजनिंग है जी, क्योंकि उस पर आपको सॉलिड नंबर है, तो अगर आपका वो पार्ट स्ट्रांग है तो आप तो 50 में मैथ्स में तो 40-45 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा तो वहाँ वही एक पार्ट है। अगर वो आपका वीक है तो उसपे कम से कम मैथ्स रीजनिंग बहुत बस हमको उस वक्त वो बहुत टफ लगता है, लेकिन आता तो है नहीं, तो मतलब हम प्रिपेयर तो कर ही सकते हैं अच्छे से। तो मैथ्स रीजनिंग अगर अच्छा तैयारी कर ले तो 4th पेपर में स्कोर किया जा सकता है। और फर्स्ट पार्ट का जो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है उस पर केमिस्ट्री वाला पार्ट दरअसल देखा गया अक्सर कि वो थोड़ा सा हम क्योंकि 10th के लेवल तक तैयारी किए होते हैं, शुरू से ये रखा है कि 10th क्लास तक का साइंस पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री में वो थोड़ा डेप्थ में जाता है 11th-12th तक, खासतौर पर उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है। तो केमिस्ट्री को अगर हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें और केमिस्ट्री और उसके बाद थोड़ा बायोलॉजी, फिजिक्स तो हो जाता है, पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं, और जो उसका थर्ड पार्ट में साइंस टेक्नोलॉजी को हम डे टू डे जो अपडेट हो रहा है, चीज़ें कुछ ट्रेंडिंग में चल रही हैं और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया हो, तो उसको पहले से प्रिडिक्ट करके अगर उसको और थोड़ा डेप्थ में पढ़ लें तो थर्ड पार्ट को भी, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट वाला पार्ट और जो बायोडाइवर्सिटी पार्ट है वो थोड़ा स्टैटिक है, उसको तो वो जितना है हम उसको तैयारी कर ही सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस वाला जो पार्ट है कंप्यूटर, वो डायनामिक रहता है दरअसल, कि वो क्या अभी नया कुछ आया तो ऐसा है, तो वो हम अगर पहले से तैयार कर लें तो उस पर हम बेहतर तैयारी के साथ पहुंच सकते हैं। सर पेपर 5 की बात करें तो जो उसका पार्ट 1 है उसमें यूपीएससी के जो पुराने क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर हम वो क्वेश्चन को समझ भी जाएं तो उस लेवल हम लोग डील नहीं कर पा रहे हैं और उससे नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो सर आप मतलब इसको कैसे हम लोग डील करें? इकोनॉमिक्स बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स के जो 2 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो दरअसल वो क्वेश्चंस में एक हिडन क्वेश्चन है दरअसल, कि वो क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन है तो उस पर एक दो जो थ्योरी है या किसी का कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कोई कर्व है, कोई डेफिनेशन है, कोई फॉर्मूला है, तो वो सब दरअसल उन सबको जब तक मैं उस पर लिख नहीं रहा हूं तो वो क्वेश्चन मैं नहीं निभा रहा हूं, पर मैं क्वेश्चन देख रहा हूं तो क्योंकि बतौर हम तैयारी करके गए हैं तो हमको वो समझ में तो आ जा रहा है कि इसमें बोल क्या रहा है, लेकिन जो उस पर हिडन मीनिंग है वो अगर हम समझ पा रहे हैं और वैसा कुछ अपने आंसर में दिखा रहे हैं, वो कर्व बना करके या वो थ्योरी लिख करके या कुछ वैसा फॉर्मूला को लिख करके ये वो उसके जो मेन कंटेंट है, अगर जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था पिछले साल कि इनइक्वालिटी शुरू में डेवलपिंग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, तो डेवलपिंग इकोनॉमी में शुरुआती के स्टेज में इनकम इनक्वालिटी जो रहता है वो बढ़ता है
और विषमता फिर वो बढ़ती है। आगे जाकर के वो कुछ समय बाद वो कम हो जाता कम है। हो जाता है इसको जी। भारत के परिप्रेक्ष्य में समझाइए करके। जी तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको कोई भी देखेगा समझ सकता है, हाँ, और लिख सकता है इनकम इक्वालिटी पर, भारत डेवलपिंग नेशन पर, शुरू में कम होता है फिर बढ़ता है, जैसा वो सवाल में बोला है वैसे ही लिख के उसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उसमें छिपा है कि वो उसमें वो क्यूजनेट कर्व देखना चाह रहा है, वो उसमें देखना चाह रहा है कि वो इन्वर्टेड यू कर्व बना है कि नहीं बना है, जी वो थ्योरी उस पर उसके आंसर में है कि नहीं। अब वो डायरेक्ट पूछा नहीं है कि वो क्या देखना चाह रहा है, पर जब तक मैं उसके साथ वो आंसर नहीं लिख रहा हूँ तब तक मैं उस आंसर को नहीं निभा रहा हूँ। ऐसे तो मैं लिख रहा हूँ, बहुत बेहतर तरीके से भी लिख सकता हूँ, अपने इकोनॉमिक जो मुझे समझ है अपना पूरा समझ दे सकता हूँ उस पर। लेकिन क्योंकि वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें अगर मेरे को कहीं पर फिलिप कर्व की जरूरत पड़ रही है, कहीं पर लॉरेंज कर्व की जरूरत पड़ रही है, कहीं पर मेरे कुजनेट कर्व की जरूरत पड़ रही है, कहीं पर अगर मेरे को किसी और की कोई किसी और का थ्योरी जरूरत पड़ रहा है, तो वो जब तक मैं नहीं निभा रहा हूँ तो शायद वो क्वेश्चन को मैं नहीं निभा पाया हूँ। तो इसलिए अब जब एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे को उस क्वेश्चन के हिडन जो क्वेश्चन है कि किसको मैं अपने आंसर में रखूंगा, किस पार्ट को, तभी ये जस्टिफाई होगा, वही ढूंढना चैलेंज। आप लोग भी क्वेश्चंस तैयार करके रखिए, जैसे ही मेरा खत्म हो जाएगा आप लोग जो है क्वेश्चन डिलीवर कीजिएगा। जी कमेंट्स में भी है, इसको सामने चलाएं। अच्छा सर, पेपर 7 जो है एक टेक्निकल, उसमें जो न्यायिक वाला जो वर्ड्स होते हैं उसके कारण मतलब बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। जैसे कोई परिभाषा है तो अभिप्रेत है लिखा है, पारितोषण लिखा है, ऐसे बहुत टफ वर्ड्स रहते हैं। तो इनसे बच के उसमें कैसे अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं हम लोग? देखिए, जब अब पीएससी का अगर हम देखेंगे तो उसका जो थीम है वो तो यही है कि हमको इसे सिलेक्शन होकर के ऑफिसर्स बनना है जी बड़े पद पर जाना है, और जब हम काम करते हैं तो ऐसे शब्दावली को ही हमको डील करना है। तो सबसे पहले तैयारी में तो वो अब से यही एक्सपेक्ट करेगा कि हम उसको उसी रॉ फॉर्म में समझें, याद करें। कई बार वो शब्द इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बगैर वो जो चाहे वो परिभाषा हो, वो खासतौर पे लॉ में लीगल जो परिभाषा है, क्योंकि इतने शब्द के इतने सारे मायने होते हैं कि मेरे को उस पर एक कन्फाइन करके, एक रिफाइन करके एक वर्ड देता है लॉ, ताकि वो बहुत एम्बिगुअस ना लगे, बहुत द्वैध मीनिंग ना निकले। तो इसलिए वो कुछ शब्द तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लॉ में, वो उस शब्द को उसको रखना ही पड़ता है। तो वो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा ताकि उसको मैं उसी फॉर्म में लिखूं। पर अगर आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि उसको अपने थोड़े से शब्दावली में या थोड़ा सा हल्का करके लिख सकते हैं, उसका कोई लगभग उसी समकक्ष का कोई शब्द को याद करके तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने विवेक का ये यूज करिएगा कि क्या मैं वो शब्द को तो नहीं हटा रहा हूँ जिससे कि उसका पूरा एसेंस ही चेंज हो जा रहा हूँ। तो उसकी स्पिरिट को रखते हुए, क्योंकि वो लॉ है, क्योंकि इसमें लीगल सेंटेंस है, वो लीगल टर्मिनोलॉजी है, तो उसको बिना ज्यादा चेंज किए आप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी सर। सर पेपर 7 में इंग्लिश वर्ड ज्यादा अच्छे लगते हैं शायद, और हिंदी उसका वर्ड थोड़ा टफ हो जाता है। उसको हिंदी में मैं पढ़ा नहीं हूँ तो मेरे को शायद इतना उस पर जी पता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप पहले से ही सोचेंगे कि टफ है तो ऑब्वियसली टफ लगेगा। जी असल में इससे ज्यादा पढ़ाई तो आपको जब आप जॉब में आ जाएंगे तो इतने सारे संहिता, इतने सारे अधिनियम आपको बार बार पढ़ने होंगे, तो उन्हीं सब शब्दों के साथ, और तब तो आपके पास कोई एक्सक्यूज भी, कोई दूसरा शब्द भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आपके पास खुद का लिखना है, तो शायद कुछ लिख दे दूसरा सब्स्टिट्यूट वर्ड। उस टाइम आपको अगर आप ऑर्डर लिख रहे हो, अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो, किसी पर कोई आदेश लिख रहे हो, तो बिल्कुल आपको जब खुद ही संहिता को समझना हो तो आपके पास तो सिर्फ वही शब्दावली होंगे। तो वो तो अभी आपको उसको अपने समझ लीजिए कि अपने वर्किंग में यूज टू में लाना होगा उसको, अभी पढ़ते वक्त, और बाद में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, बड़े पद पर, किसी पद पर चयन हो जाएगा, तो उसको अपने डे टू डे वर्किंग में भी आपके आएगा। सर ये विक्रम आदित्य वर्मा को पूछना है, सर पहली बार में 48 दिनों में मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं क्या? अभी देखिए, वो तो कर सकते हैं। मेंस का सिलेबस असल में ऐसा है कि जब आप मान जाएंगे कि हो गया उस दिन हो गया, जब आप मानेंगे कि नहीं हो पाया तो कभी नहीं होगा, 2 साल में भी नहीं होगा, 3 साल में भी नहीं होगा। पर मैं 40 दिन पढ़ के ये मान सकता हूँ कि हाँ, मैंने सिलेबस कवर कर लिया है। तो आपके ऊपर है कि आप कितना उसको सिलेबस मानते हैं, उतना ही जितना कि उस सिलेबस में लिखा हुआ है, क्या उतना ही सिलेबस है, तो उतना आप कर लीजिए कम से कम, और 40 दिन में हो सकता है जितना वो लिखा हुआ है। अगर आप पहले से प्रिपेयर किए हुए होंगे नोट्स, अपने नोट्स को पढ़ लें, अपने नोट्स को पढ़ने के बाद ही कई लोगों को इतना सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि मेरा हो गया जी। और कई लोगों को होता है कि बुक्स भी पढ़ लिए, नोट्स भी पढ़ लिए,
साल भर से भी तैयारी कर रहे हैं, फिर भी लास्ट मोमेंट तक ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि मेरा हुआ या नहीं हुआ, तो अपने ऊपर है जी। तो आप जो है विक्रम जी तैयारी करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है, 48 दिनों में भी हो सकता है। सर एक क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही मतलब हमको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आया है, क्या लिखना है इसमें, तो उसको मेंस में कैसे डील करें हम लोग? उसमें अब उसमें भी बहुत सारा कैटेगरी है। एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो एकदम स्पेसिफिक पूछा है जी, और मैं उसके अराउंड कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, तो उस पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे पेपर 7 की बात करें, अगर वो पर्टिकुलर किसी एक्ट के उस सेक्शन को पूछ दिया है तो उस सेक्शन में तो वही होगा जो सेक्शन में लिखा हुआ है। जी, मुझे याद नहीं है तो मैं उस पर कहीं से भी कुछ नहीं लिख सकता, जी, तो वैसे क्वेश्चंस तो छोड़ने ही पड़ेंगे मुझे। पर कुछ और सब्जेक्ट्स जैसे इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन हो, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो, जहां पर ऐसा है कि हाँ अगर मैं उसको समझ रहा हूं तो उसको शायद निभाऊं, तो निभाने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन ये अब आपके सेकंड राउंड में ये होना चाहिए, क्योंकि इस पर पहले एनर्जी और टाइम वेस्ट करके एक हिसाब से बर्बादी है, क्योंकि आप फिर जो जान रहे हैं उस पर आप समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस की संख्या अगर बढ़ गई, आप छोड़ते गए और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, तो सब तो ऐसा छोड़ नहीं सकते। तो आप सवाल को पढ़ के उसको कोशिश करिए कि बहुत कोई प्रोमिनेंट या स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी या वर्ड जैसे जो ब्लफ कर रहा हो, इसके बगैर आप उसको बैलेंस करके निभाने की कोशिश करिए। जी सर, जैसे प्ले बार्गेनिंग आया था पिछले बार क्वेश्चंस में, इस बार कुजनेट वक्र वगैरह आया है, फिर ऐसे जो मतलब जिसको हम लोग पढ़े ही नहीं है या फिर समझे ही नहीं है और वो टेक्निकल चीज है, तो उसमें हमको ध्यान नहीं देना है। आखिरी में समय बचा तो भाई क्या करोगे, ठीक है, तो कम से कम कुछ भी लिख दो, लेकिन आखिरी में उसको अटेम्प्ट करना है। जी सर, ऐसे ही है ना सर? आप कुछ भी नहीं वो सब्जेक्ट के उस क्वेश्चन को आप समझिए और अपने जो भी आपने तैयारी किया हुआ है उस सब्जेक्ट, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप चीजों को लिखेंगे, हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का, साइंस तो खैर फिर से एक साइंस है, वो एकदम स्पेसिफिक हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि उसमें मैं उसको बैलेंस करके लिखूं। पर ये इसके बाद भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि अब 2 साल से देख रहे हैं कि वो 0 देना है तो जीरो देना ही है तो इसलिए वो तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पर मैं ये कहूंगा कि बहुत फालतू लिख करके नहीं आना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है कि मेंस जो है प्रिपरेशन करना चाहें तो स्टेप कोई 2-3 स्टेप ऐसा हो कि पहला इस स्टेप को करना चाहिए, दूसरा इस स्टेप को करना चाहिए, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी है क्या? अब ये दोनों देखिए, मेंस का तैयारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे दोनों अलग अलग तरीके से तैयारी किया जाता है। अगर रिजल्ट के बाद कई लोगों का, जैसे अभी वो मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए होंगे, तो वो लोगों का तैयारी करने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। और अब जो मेंस दे रहे हैं 40 दिन 50 दिन के बाद अगर मेंस है तो उनका तैयारी का तरीका बहुत अलग होना चाहिए। तो दोनों, अब वो कौन सी तैयारी की बात कर रहे हैं? मेंस लॉन्ग टर्म होगा शायद। लॉन्ग टर्म है तो फिर तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप उस जो सिलेबस है उतना आप हर पेपर में खुद पढ़िए, बहुत बेहतर तरीके से समझिए, नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपके सिनॉप्सिस काम आते हैं। कई बार ऐसा हम देखे हैं कि हम सब देखे होंगे जो भी मेंस लिखे हैं कि एक शब्द ही काफी होता है और मैं 4 लाइन लिख जाता हूँ जी, बस वो एक शब्द याद आना चाहिए, वही उसको आंसर लिखा जाता है। तो वो उस वक्त सिनॉप्सिस बहुत काम आता है। और जब 2 पेपर के बीच में सिर्फ हमको 1 घंटा मिलता है, 2 घंटा मिलता है, अगले 2 लगातार 4 दिन पेपर चलता है, रात को आने के बाद भी बहुत समय नहीं रहता है, फिर से हमको सोना है, सुबह उठ करके फिर परीक्षा लिखना है, तो इस वक्त सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स जो हम अपने लिए बना करके हैं वो सब काम आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने लिए जितना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, आपको पता है कि आपको 1 घंटा मिलने वाला है, आपको पता है कि मेरे को शायद आधा घंटा मिले, रात को मैं सिर्फ 2 ही घंटा पढ़ पाऊंगा जब मेंस चलता होगा, तो मेंस का तैयारी के लिए आपको 100 दिन भी मिल जाए, पर भी जो क्रीम तैयारी है वो 60-70 दिन में ही होता है। तो उस 60 दिन के लिए, उस 1 घंटे के लिए, उस आधे घंटे के लिए आप जितना अपने पास रख लें, जितना वो, क्योंकि टाइम कम होते जा रहा है तो आप भी जितना कम करते जाए। उस पर भी मैं कोई जनरलाइज चीज नहीं है, आपके ऊपर है कि आप कितना लास्ट मोमेंट तक अपने लिए चीजों को रखे हुए। मतलब अंत में यही कंक्लूजन आता है कि आप अपने आप को पहचाने कि क्या आप उस 1 घंटे में पूरा बुक पलट सकते हैं कि आपको 2 पेज चाहिए, तो ये आपके ऊपर है। और उस हिसाब से आप तैयार रहिए, और वो आखिरी मतलब जो 4 दिन रहता है उसमें आप कैसा प्रेजेंट कर सकते हैं खुद को, ये आपको पता है। एक क्वेश्चन था सर कि पेपर जो समय पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बोल रहे हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी? कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो उसमें 2 ही प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो या फिर उनका स्पीड स्लो होगा,
किसी का कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो या तो स्पीड स्लो होगा, slow हो। या फिर वो किसी क्वेश्चन पर उस आंसर लेते वक्त बहुत सोच रहे होंगे जी कि उसको क्वालिटी कंटेंट देना है या कुछ याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मेंस में ऐसा देखा गया है कि आपको बहुत सोचने का समय नहीं मिलता है। आप क्वेश्चन को पढ़ते समय ही एक ड्राफ्ट तो करते चलिए और उसके बाद उसको लिखना शुरू करिए, और उसी बीच आप, इसलिए आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए तैयारी के टाइम पे, ताकि जब आपका तैयारी और उसका आपका कोर कंटेंट अच्छा होगा उस टॉपिक को लेकर के, तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके कंटेंट वैसे ही अच्छे लिखाएंगे। वहां एग्जैक्ट आप सोचेंगे कि मैं ड्राफ्ट करूं, पहले इसको लिखूं बाद में इसको लिखूं, तो फिर उस पर समय कम पड़ जाता है, और या फिर आपका लिखने का स्लो होगा, तो उस पर अभी काम कर सकते हैं। इसलिए जैसे मैंने अभी बताया कि अभी शुरू के 30 दिन 40 दिन में जितने जी बचे हैं, उसका 50-60% टाइम आप वीकनेस पर काम करिए। लास्ट के एक वीक में आप अपने स्ट्रेंथ पर काम करिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट दीजिए, लेकिन अभी वीकनेस पर काम करिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्लो है स्पीड लिखने का, तो कोशिश करिए टाइमर लगा करके, कुछ लोग भी इसका उपाय करते हैं। आप टेस्ट सीरीज में बिल्कुल वैसी कंडीशन में दीजिए जैसे मैं एग्जाम लिख रहा हूँ, और देखिए कि मेरे पेपर 3 घंटे में खत्म कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी जितना भी आपका वीकनेस लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, डर लग रहा है, या पुराना पास्ट एक्सपीरियंस जो आपको लगा कि मैं इस पर मेरी ये कमी हो जाती है, उस पर काम करिए। सर अभी 48 डेज बचे हैं, तो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम लोग पूरा जो दिन का शेड्यूल है उसको कैसे मैनेज करें, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ें, कैसे उसको डील करें, रिटर्न प्रैक्टिस कितना करना चाहिए, ऐसे। देखिए, इसका भी कोई बहुत जनरलाइज आंसर नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आप 1 साल 2 साल 5 साल आप कैसे तैयारी किए हुए हैं, उससे आपका ये 40 दिन डिसाइड होता है। जी और जो पहली बार आए होंगे वो लोग भी 1 साल से पढ़ करके आए होंगे, या अभी कुछ समय तो पढ़े होंगे, तो जितना आपका पास्ट तैयारी उसके हिसाब से आपका ये 40 दिन होना चाहिए। लेकिन जो बहुत जनरल चीजें हैं जो बताया जा सकता है, उसमें इतना ही है कि आप अभी जो जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक बहुत ही लेंदी चीज है, उसको आप ऐसा 1 घंटा बैठ के या 2 घंटे बैठ के या एक दिन पूरा लैंग्वेज को दे दिया तो नहीं होता है। तो आप लैंग्वेज को पूरे थ्रू आपको जो बचे हुए दिन है उसको पूरा एक साइड से चलते रहे, तो इतना टाइम उसको दीजिए कि 1 घंटा या 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, ऐसा करके बांट करके उसको रोज चलाइए। तो लैंग्वेज का पार्ट तो ऐसा है कि आपको रोज चलाना है, प्रैक्टिस में होना चाहिए वो प्रैक्टिस में हो, आप याद करें, आप उसको बनाए, जैसा भी करें, पर लैंग्वेज लगातार चलना चाहिए। बिल्कुल वैसी मैथ्स भी है, मैथ्स और रीजनिंग भी उसके लिए आपको समय निकाल के रोज थोड़ा 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 बनाए, क्योंकि साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है 4th पेपर का मैथ्स, वहां नंबर लेना है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, वो पहला ही दिन होता है, वो आपको ओपनिंग देता है, आपको सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में से एक है। तो लैंग्वेज हो गया, मैथ्स हो गया, आप रोज बनाते चले। और ऐसे जैसा है, ऐसे भी ऐसा नहीं है कि मैं आज बैठ गया और ऐसे ही पूरा दिन भर लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए भी बीच बीच में, चाहे वो 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, 1 हफ्ते में हो, ऐसा करके एक इंटरवल तैयार कर लीजिए कि मैं इतने दिन में 2 ऐसे पढ़ूंगा, तैयार करूंगा, 1 फाइनल लिख लूंगा। तो ये सब चीज को स्टेप वाइज ऐसा बीच बीच में बांट लीजिए। और बाकी जो कोर सब्जेक्ट्स है वो आप अपने हिसाब से, जिसमें आप कंफर्ट लग रहे हैं जी, उसको पेयर में बना करके, कि इंडियन हिस्ट्री और सीजी हिस्ट्री कई लोग एक साथ पढ़ते हैं, जैसे मैं हिस्ट्री एक साथ पढ़ता हूँ क्योंकि मैं उसी जोन में रहता हूँ। तो जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो उससे मैं सीजी का भी हिस्ट्री पढ़ ले रहा हूँ। मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो दोनों के इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो दोनों के ज्योग्राफी एक साथ पढ़ते जा रहा हूँ। तो वो अपने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए। आप में से कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे तो हाँ पूछिए, पूछिए। देखिए, पेपर 1 में जैसे बहुत सारे बुक्स अभी तो अवेलेबल हैं, पर उसमें जो कुछ बुक्स है, जैसे हिंदी के लिए मैंने जो यूज किया था उसमें विनय कुमार पाठक का हिंदी से बहुत सारा कवर हो जाता है। हरदेव बहारी है, और हरदेव बहारी जी का बुक है, और वासुदेव नंदन है, और 1-2 कोचिंग्स के भी बुक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से बनाए हुए हैं, तो वो सब भी काम आ जाता है। और 1-2 मटेरियल जो मुझे कॉलेज के लोगों से मिला था, जो हिंदी साहित्य वाले लोग से, जो और कभी 10th के ग्रामर के भी से भी पढ़ लेता हूँ, 10th 12th के ग्रामर से, तो वहां से कंटेंट मिल जाता है। तो मेन बेसिक जो है, आपको कम से कम जो सिलेबस है, जो हिंदी का सिलेबस को आप देखेंगे, जहां से आपको उस व्याकरण को बस पढ़ना है, समझ लीजिए अगर व्याकरण पढ़ना है तो वो व्याकरण आप जिस किताब से समझ पा रहे हैं बेहतर तरीके से, उसके परिभाषाओं को, उसके प्रकार को, बस व्याकरण समझ लीजिए। और उसके बाद पर्यायवाची शब्द हो गया, तत्सम तद्भव विरोधार्थी हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए, ये तो बहुत
बहुत सारा है, तो आप इसमें भी अपना कवरेज जितना बढ़ा पाए। इंग्लिश तो देखिए, अब लैंग्वेज तो अगर आप इंग्लिश कमजोर है तो आप बहुत अचानक से साल भर में मेहनत, अगर आप अभी एक महीना 2 महीना जो बचा हुआ है तो बहुत नंबर तो एकदम नहीं आ सकता, पर ये कोशिश करिए कि मैं उस पर बहुत मतलब पीछे ना रहूं। मतलब एग्जाम्पल अगर नंबर से समझाऊं तो अगर आप उस पर 10-12 नंबर ला रहे हैं तो आप अचानक से ऐसा तो नहीं कर सकते अभी 1 महीने 2 महीने में कि मेरा 40 आ जाए 45 आ जाए, पर ये कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं कि 25 हो जाए 30 हो जाए। और फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग, अगर आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो इस हिंदी में स्ट्रॉन्ग कोशिश करिए कि उस पर मेरा नंबर बढ़ जाए। सीजी स्ट्रॉन्ग है तो सीजी पर नंबर या तो बढ़ा हुआ है तो मेंटेन रहे या बढ़ जाए। तीनों में से कोई एक पार्ट अगर आपका वीक है तो उस पर ये कोशिश करिए कि वो कम से कम मैं उसका एवरेज स्कोर को लेते ले आऊं। 10-12 हो रहा है तो 25-30 पहुंच जाऊं। पर आप सब में ये अगर आप सब में बहुत लोग होते हैं कि तीनों लैंग्वेज अच्छा होता है तो उनका स्कोर भी आता है, पर जनरली अगर नहीं है तो किसी 2 में बहुत बेहतर करें। और इंग्लिश, रही बात आपकी इंग्लिश का सवाल है तो वो आप उसमें भी ग्रामर है, तो ग्रामर वाला पार्ट जैसे मैं बहुत सारे स्कूल के लेवल के ही बुक से पढ़ता हूँ, तो उससे 10th वाले से, तो उससे वो क्योंकि वो 10th के स्टूडेंट के जो 10th वाला बच्चा है उसके लिए वो डिजाइन किया गया है, तो उससे बेहतर समझ में आ जाता है। अब जब मैं 10th में था तब मैं शायद उसको नहीं समझ पाया था, लेकिन अब मैं उसको समझ जाता हूँ। तो 10th के 12th के 9th के बुक सबसे पढ़ता हूँ इंग्लिश को। हाँ, नहीं तो अगर टाइम नहीं है करके अगर आप सब छोड़ से जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? ये भी बात है। यही तो टाइम है, बल्कि अगर देखें तो यही तो टाइम है आपको कुछ अलग करने का, जो आप पिछली गलतियों को कर रहे थे उससे इतर कुछ करने का, बल्कि यही तो टाइम है। अभी से आप ऐसा बस सोच रहे हैं कि 50-60 बस 40 दिन बचा है 45 दिन बचा है तो आपको कम लगेगा, पर जब आप तैयारी करने जाएंगे तो देखेंगे कि आप अगर एक दिन अच्छा से पढ़ रहे हैं तो एक दिन में आपका बहुत अच्छा हो जा रहा है। पिछले साल से इस साल आप 1-1 घंटा रोज दे रहे हैं 1 हफ्ते तक, तब भी आपका बेहतर हो जा रहा है। तो आप ऐसा बस मान लेंगे कि समय कम है तो आपको कम ही लगेगा, पर आप उसको तैयारी करने में जाएंगे तो 1 घंटे से ही आपका एक लैंग्वेज अच्छा हो सकता है, रोज अगर 1 घंटा दे रहे हो। ये स्पष्ट दिख रहा है कि पेपर 6 में 122 मार्क्स क्यों आया, क्योंकि वो मेंटल स्टेबिलिटी जो होती है ना और मेंटल स्ट्रेंथ वो सर में बकायदा दिख रहा है कि हाँ भाई 45 दिन में आप लड़ सकते हैं तो लड़ो, दोबारा कुछ और नहीं सोचना है। हाँ सर, जैसे हिंदी मीडियम के छात्र लोग इंग्लिश इनका कंसर्न था, तो हिंदी मीडियम में जो सब ट्रांसलेशन वाला आता है, शासन शब्द को आता है, वही 15 नंबर का आया। तो हम लोग कहने के 100 नंबर है, लेकिन वो हालांकि वो 80-82 नंबर का ही हिंदी होता है, 15 से 20 नंबर का इंग्लिश में आता है, वहाँ भी हिंदी मीडियम वालों को पता है। शासन शब्द को अपने आप में बहुत सारे हैं, कहीं से टूट गया है, लोग लिखते तो है अपने मजे से गजट आ गया कुछ आ गया सब, लेकिन वो सही नहीं हो जा पाता। तो अलग से वो करते हैं कि हिंदी में भी ट्रांसलेशन आ जाता है इंग्लिश वाला, वो भी सही नहीं हो पाता। हाँ, प्रशासनिक शब्दावली जो आते हैं, जैसे विनय कुमार पाठक में पीछे तरफ बहुत सारा शब्दावली दिया हुआ है, तो पहले तो कई बार तो उसी से रिपीटेड क्वेश्चन है, सीधा वहीं से आए हुए हैं, तो अगर आप उसको पढ़ लीजिए, कम से कम उतना तो करके रखिए कि अगर इससे आता है तो मेरा छूटे ना। पहला तो यही है। और दूसरा कि लैंग्वेज को भी ऐसा ओवरनाइट कोई सीख नहीं सकता कि अब 1 हफ्ता पढ़ लिया या 15 दिन पढ़ लिए तो कोई लैंग्वेज पर आपका पूरा कमांड आ जाए। ये भी पूरा बहुत एकदम स्लो प्रोसेस है। आप साल भर अगर देखते रहेंगे, जैसे कोई प्रशासनिक आदेश ही पढ़ रहे हो या गैजेट में जो पेपर में छपा हो वो पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो अलग अलग तरीके से आप जब पढ़ेंगे तब आपका एक ब्रेन में सेटअप बनेगा कि हाँ इसको हिंदी में ये बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ये बोलते आए हैं। तो जब आपके पास सवाल आएगा तो आप उसको बेहतर निभा पाएंगे। तो ओवरनाइट नहीं हो पाएगा ये, पर अभी फिलहाल के लिए बस इतना कर सकते हैं कि जो मेरे पास एक बुक मिला है उसमें भी काफी दिया हुआ है। अगर आप उतना ही कर लेंगे तो शायद कई बार तो 3 और 4 आए हैं तो चारों वहीं से आ गए, तो उतना कर लीजिए कम से कम। और दूसरा ये कोशिश कर सकते हैं कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो डे टू डे ऑफिस लाइफ में, ऑफिस वर्क में हमेशा इस्तेमाल आते हैं, तो वो यही चाहता है, उसका देने का मेन कारण यही है कि इन शब्दों से आप यूज टू रहे। आप आगे जाएंगे तो आप टिप्पणी लिखेंगे तो नहीं, शॉर्ट में 1 लाइन में वैसे लिखना है, उन्हीं शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है। तो अभी आप स्टूडेंट है, लेकिन उसको पढ़ते वक्त आप यही सोच करके पढ़िए कि ये मेरे आगे के लाइफ में हमेशा काम आने वाला है। तो क्या बोलते हैं इसको, ये कैसे इसको लिखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि वो तब बहुत ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन नहीं रहता है, वो सिंपल एक कमेंट है, टिप्पणी है, तो छोटा सा ट्रांसलेशन रहता है, उसमें बहुत टेंस भी नहीं रहता है, सिर्फ शब्दों का ट्रांसलेशन है। तो वो किया जा सकता है अगर आपको 1-2 शब्द आते हो तो। सर कैसे मैं
जैसे कि वहाँ पे केस आई, एक जैसे कल्चरल तालुकन आ गया था, बैकग्राउंड अटैक आ गया था, तो जिसको हम लोग थोड़ा भी तैयार नहीं किया कोई भी, तो उस समय अगर कैसे टैकल करना है कि कौन सा लिखे। अब देखिए जैसे ऐसे है, उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है इंडिया और इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स के, और 4 छत्तीसगढ़ के हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ना कि 4 आप छोड़ सकते हैं, तो पहले तो छोड़ना है। सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। अब जब आप 2 सेलेक्ट ऐसा कर, जैसे कि अगर आपको 4 ही नहीं पूर रहे हैं और आपको एक रामसर में भी लिखना है और एक कल्चरल पॉल्यूशन में लिखना है, तो उसमें देखिए कि आप कितना, आपके पास थोड़ा बहुत भी कंटेंट है, और यहीं पे राइटिंग स्किल काम आता है। आपको रेस्क्यू करने के लिए हमेशा राइटिंग स्किल आएगा आपके, कि आपको थोड़ा मिला हो और उसको कैसे आप उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो रामसर साइट अगर देखेंगे तो हम लोग 5th पेपर में पढ़ते हैं, कम से कम इतना जानते हैं कि वो कैसा वेटलैंड होता है, उसके लिए ईरान में उसका वो हुआ था 1971 हो 81 हो, इंडिया में कब आया, पहला साइट कैसा था, क्यों उसको बनाया गया, उसके अराउंड क्या क्या है, इन्वायरमेंट का पूरा कंटेंट ला सकते हैं उस पर, एक्वेटिक कंटेंट ला सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से उसको जोड़ सकते हैं। तो कम से कम इस पर आप डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपको इतना मिल गया, अब मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि राइटिंग स्किल आपका रेस्क्यू में आता है, आपको राइटिंग स्किल अच्छा है और आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप इतने में ही 4 पन्ना तो लिख सकते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ 5-10% के कंटेंट से ही 100% लिखना है। तो और दूसरा तो एकदम कम था, 1% कुछ नहीं जानता हूं, या फिर उसमें एम्बिगुअस भी था। कल्चरल पॉल्यूशन को कई लोग भारतीय त्योहारों से लिख दिए कि त्योहार या शादी विवाह के बाद जो पॉल्यूशन हो जाता है, या सांस्कृतिक जो हम लोग कार्यक्रम होते हैं उसके बाद जो पॉल्यूशन उत्पन्न हो जाता है उस पर लिख दिए, तो पूरा समझे ही गलत उसको। तो वैसे ऐसे बचना है। हाँ, तो वही वो पूरा चेंज ही हो गया, वो तो पूरा दूसरे टॉपिक पर ही लिखा गया, एक पूरा नेगेटिव ऐसे हो गया। तो जब ऐसे का जो सब्जेक्ट है, जो मेंस का जो थीम है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अपना पढ़ना तो जितना है ही, पर आपको बार बार अपने दिमाग में ये बात रखनी होगी कि मैं अपने राइटिंग स्किल पर भरोसा रखना होगा। आपको थोड़ा सा मिले तो मैं कैसे उसको अरेंज करके बड़ा से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, इस पर ही काम करना होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 30 या 40% पढ़ा हुआ वहां पर आता है, जो मैं एग्जैक्ट 1 या 2 साल में पढ़ के वहां आया हूँ। बाकी कहाँ से लिख रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा हूँ, कभी कोई स्कूल के टाइम का पढ़ाई का याद आ गया, कहीं पर न्यूज़पेपर का आर्टिकल का कुछ याद आ गया, कहीं पर किसी से सुना हुआ था वो वर्ड याद आ गया, और उसके बाद उसको डेवलप करना पड़ता है। तो इसलिए वो पूरा राइटिंग स्किल है, मेंस इसलिए पूरा राइटिंग स्किल है। आप कम पढ़ के भी बहुत बेहतर लिख सकते हैं, और आप बहुत पढ़ करके भी शायद आपका पेन ना चले। तो वो स्किल पर काम करिए, आप वो डेवलप, वो जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है अपने साथ, कि मेरे को थोड़ा सा भी मिल जाए और मैं उसको उतना लिख कर जाऊं, तो वो उस पर ही काम करिए, वही आपको ऐसे में मदद करेगा। जैसे रामसर साइट था, इतना कंटेंट किसी अच्छे लिखने वाले के लिए काफी था, और वो 4 पन्ना इस पर लिख जाता। संपूर्ण जीवन का सार ही पीएससी होता है। उसमें कहीं आप सुने हो, कहीं पढ़े हो, कहीं देखे हो, कहीं अनुभव किए हो, सभी का एक खाका जो है वहां पर आंसरों में दिखता है। सर, एक क्वेश्चन है अजय शर्मा का कि जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जॉब में भी थे, उसके बाद इतने अच्छे मतलब रैंक होल्ड किए हैं, तो इसके बारे में कुछ। जॉब के साथ प्रिपरेशन चैलेंजिंग तो बिल्कुल रहता है। उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपका बस टाइम मैनेजमेंट अगर आप अच्छा बेहतर कर लें, तो आपको उसमें आधा चैलेंज तो यही निभा लिए कि आप बस प्रॉपरली डिसिप्लिन होकर के टाइम मैनेज कर लिए। और उसका फायदा बस ये होता है कि जितना भी, जैसे अब मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरा जो पीक आवर्स है वो भी मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूँ तो शायद 4 ही घंटा हो रहा होगा या 5 घंटा हो रहा होगा जी, पीक पढ़ाई जो हो रहा होगा। 3-4 घंटा में शायद थोड़ा सा हल्का पढ़ रहा हूँ या कुछ घूमने में बिता दिया। जो मैं 10-15 घंटा अगर मैं लाइब्रेरी में भी बिताता हूँ, 10 घंटा 12 घंटा, तो दरअसल मैं बहुत अच्छा पढ़ाई सिर्फ 5 ही घंटा कर रहा हूँ। तो जब जॉब में रहते हैं तो उसका ये क्या होता है कि तब मैं उस 5 घंटे को पूरा पीक पढ़ता हूँ, तब मेरे पास गंवाने को ज्यादा समय नहीं होता है। तो अगर आप डिसिप्लिन होकर के अच्छा टाइम हो मैनेज करके पढ़ रहे हैं जॉब करते करते, तो आपका पीक पढ़ाई का टाइम में ज्यादा चेंज नहीं रहता है। अगर लाइब्रेरी में कोई बैठ के पढ़ रहा होगा तब भी वो 6 घंटा पढ़ रहा होगा, पीक आवर्स 12 घंटा 14 घंटा जरूर दे रहा होगा, पर 6 घंटा 7 घंटा पढ़ रहा होगा। और अब जॉब के बाद भी उतना ही दे सकते हैं।
आपके पास बस गंवाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो और उस पर ज्यादा आपका फोकस भी रहता है उस वक्त कि बस आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है कि हाँ अब 6 बजे आया, 6:30 बजे आया, 7 बजे आया, तो जब भी आ रहा हूँ आधे घंटे में बैठ जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, और रोज 2 घंटा रात को, 2 घंटा सुबह, 3 घंटा सुबह, ऐसा करके उसको मेंटेन रखना पड़ता है बस बार 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 बार। तो वो अगर करने में काम है, वही वही बस चैलेंज है। वरना कोई तैयारी कर रहा हो बाहर और कोई जॉब में तैयारी कर रहा हो, बहुत फर्क नहीं रहता है अगर ये आप कर लिए तो। जी ये वीडियो रिकॉर्डेड भी जाने वाला है, तो जो आप जो क्वेश्चंस रिपीट करें जैसे पेपर 3 के स्ट्रेटेजी, ये सब पे चर्चा हो गई है, तो आप जो है इसको रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। और नया क्वेश्चन तो आप लोग भेजो। 15 नंबर के क्वेश्चंस में मार्क्स कैसे गेन करें? 15 नंबर के क्वेश्चंस में देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चंस को पहले समझिए कि वो क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है आंसर में, तभी उसकी जब वो उसे एसेंस को समझेंगे ना, तभी उससे मैं बेहतर आंसर लिख पाऊंगा। हम लोग को कई बार बस एक कोई प्रोमिनेंट शब्द दिख जाता है और हम उसी पर ही पूरा आंसर लिख जाते हैं, जबकि पूरा क्वेश्चन एक साथ अलग मीनिंग दे रहा हो। तो पहले तो क्वेश्चन को समझिए। दूसरा ये कि उसका जो ड्राफ्टिंग हो ऐसा हो कि पहले एक इंट्रो हो, जरूरत पड़ रहा है तो इंट्रो हो, उसका जो मेन बॉडी हो, और एक आउट्रो हो जहां पर वो फिनिश हो रहा हो वो क्वेश्चन। तो एक वैसा फॉर्मेट में 15 नंबर हो कि उसके बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल चीजें कवर हो रहा हो। मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत कम ऐसा होगा कि वो बहुत वन डायमेंशनल आंसर होगा, वो बहुत बार वो ज्यादातर मल्टी डायमेंशनल आंसर होता है। तो उसके सारे डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करिए 15 नंबर में। दूसरा है, उस पर ये कर सकते हैं कि उसको प्रॉपरली ड्राफ्ट करिए। मतलब उस पर आपके पास है स्कोप प्रेजेंटेशन का, ड्राफ्टिंग का, कि चाहे कहीं पर जरूरत पड़ रहा है जैसे कि बताया कि इंट्रोडक्शन देने का, कहीं पर हो रहा है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स को बताने का, फिर आंसर में आने का। कई बार होता है कि उस पर हमको उसको प्रेजेंट के टाइम से रिलेवेंसी बताने का, तो उस पर भी कुछ तरीके से बता सकते हैं। तो वहां पर ना उसको प्रॉपरली ड्राफ्ट करना चाहिए। मतलब वो आंसर नहीं होना चाहिए जहां पर कि मैं क्वेश्चन देखा और लिखना शुरू किया और लिख के खत्म कर दिया। वो जगह है जहां पर आप उसको पहले समझ के उसको समझिए कि क्या चाहता है मुझसे, और उसको मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करिए, तो वो बेहतर आंसर होगा। पूरी हाँ, सभी पहलुओं को, और कौन कौन सा पहलू उसके लिए रिलेवेंट है, और कोशिश करिए कि वो मल्टी डायमेंशनल हो। अगर उसमें दिख रहा है कि स्कोप है तो बिल्कुल करिए, अगर वो एकदम स्पेसिफिक कर दिया है तो उसको ही निभाने की कोशिश करना है। इसलिए बहुत जनरलाइज कभी नहीं होना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जनरलाइज नहीं होना है, पर वो देखिए कि उसमें स्कोप है, जनरली रहता है। जनरली 15 नंबर के क्वेश्चन में मल्टी डायमेंशन कवर करने का स्कोप होता है। जनरली उसमें हमको बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग करने का उसमें मौका रहता है। उस पर बहुत सारे चीज को कवर करने का, चाहे वो उस पर ऑब्जेक्टिव हो, उस पर उसका ड्रॉबैक्स हो, वो सब करने का मौका रहता है। पर आपको बस वही देखना है इस पर है क्या, अगर है तो कर जाइए। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी जो क्वेश्चंस थे अभी बच्चों के वो क्लियर हो गए होंगे। सर एक क्वेश्चन, सर जैसे प्री क्लियर होने के बाद जो मींस का टाइम हमको मिलता है, तो उसको खुद को कैसे बैलेंस करें, और हर दिन एक लगता है कि होगा या नहीं होगा, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। तो हाँ देखिए, जो प्रीलिम्स के बाद और मेंस का जो टाइम होता है, असल में मेंस इस वक्त पढ़ने का नहीं है। ये तो मेंस तो पूरा एक लॉन्ग टर्म तैयारी है। ये तो सिर्फ आपको लास्ट रिवीजन करने का, यही अपने राइटिंग स्किल पर काम करने का, पिछले बार की गलतियों से कुछ सुधार करने का, इतना ही का वक्त है। ये समझना गलत है कि प्रीलिम्स के बाद जो समय मेंस के लिए मिला है, इसी वक्त पहली बार कोई मेंस पढ़े। नहीं, पहली बार नहीं, मतलब एक बैलेंस कैसे करें उसको, टाइम को हर एक दिन लगता है कि होगा कि नहीं होगा, इधर हर एक दिन आता है। हाँ, वो तो आएगा ही, वही तो अप्स एंड डाउन है तैयारी का। अपने ऊपर कभी फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो ये तो पूरा साइकिल का हिस्सा है। लेकिन आपको बाद में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने से मतलब जो अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा अपने से बात करिए, अपने आप को बूस्ट करिए। और ये जो आपके साथ हो रहा है ये बहुत नॉर्मल है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा। ये तो बल्कि नॉर्मल चीज है। जो आपके साथ अगर ऐसी हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो आप नॉर्मल है, मतलब आपके साथ आप ठीक चल रहे हैं। जब आपको लगने लग जाएगा कि कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं है, तब तो शायद आप गफलत में है, मिसअंडरस्टैंडिंग में है। लेकिन ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है।
लेकिन इसको हमको कॉप अप करना है, रोज इससे डील करना है और अपने तैयारी पर भरोसा रखना है। अपने जो मेरा पहला मैं किया हुआ मेहनत है उसको मेरे को शार्प करना है इस 40 दिन में। दरअसल मेरे को अपने जो मेरा जो कैलिबर है, पोटेंशियल है, मेरा पुराना एक्सपीरियंस, मैं चले 3 बार फेल होकर के आया हूं, लेकिन वो एक्सपीरियंस तो है ना, उस पर काम करने के लिए 40 दिन है। और अगर आपको देना ही है, जब पता है 40 दिन के बाद 50 दिन के बाद ये साल मेंस देना ही है, तो बेहतर तैयारी करके देना ज्यादा स्मार्ट है ना, कि घबराते घबराते रोज टाइम वेस्ट कर करके फिर से वैसे ही पहुंचना और फिर फेल होना, फिर उस साइकिल में जाना। तो जब आपको पता है कि मेरे को इस पर बेहतर करना है, तो आपका नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थॉट को सप्रेस करना है ना, वो तो आएगा ही। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि नेगेटिव थॉट्स जो आ रहा है या अपने सेल्फ डाउट जो आ रहा है उसको रोकने का प्रयास मत करिए, वो तो आएगा, वो आएगा। उसको डाइवर्ट कर सकते हैं या चैनलाइज कर सकते हैं कहीं और, या अपने आप से बात करके उसको सप्रेस कर सकते हैं, पर एकदम रोकने को से कि मेरे को कभी ना आए, मेरे को हमेशा कॉन्फिडेंस लगे, मेरे को रोज लगे कि मेरा हो ही जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो आएगा, पर आप अपने तैयारी से, अपने आप से आप चिंतन करके, बात करके, पॉजिटिव लोगों के साथ रह करके, और फिर वही कि अपने मेहनत पर पूरा भरोसा करके, वैसे ही करके आप जा सकते हैं। क्योंकि ये पूरा मेंटल और एकेडमिक्स दोनों तैयारी है। आपका टेम्परामेंट, ये पूरा, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं टेस्ट मैच है, तो T20 होता है कि आप आए और पहले बॉल से मार रहे हैं, आपको 200 रन बनाना है 20 ओवर में, उसमें वन डायमेंशन चल रहा है, उसमें और कुछ चीज नहीं चाहिए। आप उसमें कोई, बस आपकी स्किल है, बॉलर का स्किल और बैट्समैन के स्किल के अगेंस्ट मैच चल रहा है बस। लेकिन टेस्ट मैच कैसा होता है? टेस्ट मैच में पूरा टेम्परामेंट है, वो अभी धूप है, अभी छांव है, पिच शुरुआत घंटे में अलग काम कर रही है, फिर अचानक टर्निंग ट्रैक बन गया, अभी आप सेंचुरी में खेल रहे हैं और लंच ब्रेक हो गया, वापस 1.5 घंटे के बाद 40 मिनट बाद आ रहे हैं, तो आपको फिर से पहला बॉल की तरह खेलना पड़ रहा है। अलग सीन हो रहे, बॉल पुराना हो रहा है तो अलग हो रहा है, लेकिन वो पूरा मैच टेम्परामेंट सेट करना है आपको, माइंड सेट के साथ। तब सिर्फ स्किल काम नहीं आ रहा है। तब अगर सिर्फ स्किल काम होता तो कितना सारा हर कोई सेंचुरी मारता, क्योंकि उसमें तो बहुत बॉल्स है, कोई लिमिटेशन नहीं है, खेलो 400 गेंद और सेंचुरी मारो, पर भी क्यों नहीं सेंचुरी मार पा रहे हैं? बॉलर के पास भी बहुत बॉलिंग, 30-30 ओवर बॉलिंग करते हैं, तब भी 5 विकेट नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ स्किल नहीं है, फिर स्किल के अलावा बहुत सारा चीज है। आपके पास टेम्परामेंट चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपको पॉजिटिव होना चाहिए, आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, एंडोरेंस चाहिए, आपको 5 दिन तक या पूरा टेस्ट सीरीज तक आपको फिट भी रहना है। तो इसको बिल्कुल वैसे टेस्ट मैच या टेस्ट सीरीज की तरह समझिए। ये अब T20 की तरह सिर्फ स्किल वर्सेस स्किल नहीं, ये बहुत सारा चीज का टफनेस चाहिए। उम्मीद करता हूं अरुण को पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग कि हम लोगों के बीच आए और इतना अच्छा सभी को मोटिवेट किए।